तो देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर का ये क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एनालाइज द कॉजेज ऑफ द सोवियत यूनियन कम्प्लेक्स एंड असेस इट्स इम्पैक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ यूनिपोलैरिटी। तो बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हो रहा है उसकी ये रीज़न बताना है और फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है यूनिपोलैरिटी के इवोल्यूशंस पे। हाँ, तो आप सिंपल सा है ना उसका बैकग्राउंड पहले लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में, फिर उसके क्या क्या कॉजेज पड़े हैं। तो मैंने इसको पिस्टल अप्रोच से लिख दिया था कि इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जो सोवियत है ना वो हाईली सेंट्रलाइज था, मतलब कि स्टेट लेड इकोनॉमी था। तो इससे प्राइवेट प्लेयर का अब्सेंस होने की वजह से वो इनएफिशिएंसी फेस कर रहा था। सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकली जो है ना इसके पास से सोशलिज्म था, और जो आज के टाइम पे जो है सोशलिज्म उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है आज के में डेमोक्रेसी, ये भी एक रीजन है। थर्ड पॉइंट, आइडियोलॉजिकल डिफीट, चूँकि जो लेनिन जो पार्टी बनाया था ना कम्युनिज्म, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी इन द फ्रंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। फोर्थ पॉइंट, कि जो कंट्री पहले लिबरल थी ना प्योर, वो भी धीरे धीरे जो है ना सोशलिज्म के मॉडल को अडॉप्ट करने लगी। इससे सोशलिज्म का जो है ना रेलेवेंसी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन कंट्री लाइक यूक्रेन, जिससे भी जो है ना यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ये कुछ रीजन है जहाँ से यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया बेसिकली। फिर उसके इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो जैसे यूएसएसआर का डिक्लाइन हो जाता है तो एक जो है ना यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूएसए का हेजेमनी बढ़ जाता है ना, क्योंकि पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो उस पावर वैक्यूम को कोई फील नहीं कर पाया। इससे यूएसए जो है ना एक इमर्जिंग पावर ग्रुप में इमर्ज हो जाता है, जिसे बोलते हैं यूनिलेटरलिज्म। जिसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो है ना कि इससे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी बढ़ी समाज में। और अरब स्प्रिंग जो हुआ ना, जो यूएसए अपने डेमोक्रेसी की इम्पोज कर रहा है, ये यूनिपोलैरिटी का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं क्या है कि जो सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ है ना, ये इट इज़ मोर ड्रिवन इंटरनली रादर देन एक्सटर्नली, ये आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली कि है ना जो न्यूक्लियर वेपन का जो परसिस्टेंस है ना, वो अभी भी जो है ना इंटरनेशनल ऑर्डर को सेव कर रहा है, जबकि कोल्ड वार जो है एंड हो गया है। तो आपको पता ही जो कोल्ड वार है उसके टाइम से न्यूक्लियर आर्मरेस से स्टार्ट हो गया था, तो उसका प्रेजेंस अभी तक कैसे है। डिफरेंस के मैटर में देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का जो कारगिल वार हुआ वो क्यों बंद हुआ है, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर था, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सेकंड चीज़, बैलेंसिंग के लिए, है ना। अब देखिए क्यों जो है ना नॉर्थ कोरिया जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है, उसको डर है भाई, इनसिक्योरिटी डायलेमा फेस कर रहा है। हाँ, फिर डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया बोलता है भाई क्या है ना कि ये भाई गलत है, आप न्यूक्लियर टेस्ट कर लो मैं ना करूँ, ये तो इनइक्वालिटी है ना। तो ये भी बताते कि उसका रेलेवेंसी अभी तक। फिर जो न्यूक्लियर अलायंस बन रहे हैं आज के टाइम पे, नाटो, जापान, ये सब क्या है। फिर जो रशिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है ना, ये भी बताता है कि जो है ना कि ये ओपन वार अभी डायरेक्टली क्यों नहीं हो पा रहा है उतना अच्छे से, क्योंकि है ना रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है ना। इसलिए जो है ना रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि उधर से फिर यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो जो डिफरेंस बना हुआ है ना अभी भी जो है ना आज के वर्ल्ड ऑर्डर को सेव कर रहा है, यही आपको लिखना है। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना वो न्यूक्लियर वेपन से सेव हो रहा है, जिससे स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और फियर भी बढ़ रहा है, दोनों। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली कि कहे जो यूएसए और जो यूएसएसआर था ना उसके बाद डिस्पैरिटी कम थी डिटेंटिव पीरियड में, लेकिन आज के टाइम पे क्या है ना वो जो है ना डिस्पैरिटी बढ़ गई है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वार। तो डिटेंटिव पीरियड का मतलब जाते हैं यहाँ पे क्या है, एज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि आपको पता है कि जो कोल्ड वार है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है टाइट और एक है लूज। तो टाइट वाले में क्या है टेंशन ज़्यादा था, लेकिन लूज वाले में टेंशन कम हो गया था, उसी को बोला जाता है डिटेंटिव पीरियड। तो ये बोल रहा है कि डिटेंटिव पीरियड में क्या है ना कि उनके पास डिस्पैरिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि क्या है उनके पास ऑलमोस्ट सेम न्यूक्लियर वेपन थे, फिर अग्रीमेंट बन गया था, जैसे साल्ट है, एबीएम है ना। फिर इकोनॉमिक स्टेटस भी ऑलमोस्ट सेम ही था बेसिकली। हाँ, आप ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको लिखना था बेसिकली। फिर आपको बताना है कि आज के कंटेक्स्ट में क्यों डिस्पैरिटी बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि एक तो अभी जो यूक्रेन है ना वो नाटो में जाना चाहता है, तो रसिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे बगल में नाटो आ जाएगा, इससे हमारी एग्जिस्टेंस को डायरेक्ट खतरा है। दूसरी चीज़
कि जो बहुत सारी ट्रीटी जो है ना, जो साइन की गई थी पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे, उससे यूएसए भी बाहर जा चुका है और रसिया भी। यूएसए 2002 में बाहर गया एबीएम से, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से, और जो है ना रसिया बाहर गया सीटीबीटी से 2023 में। तो इससे पता चल रहा है ना कि दोनों के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ गई है बेसिकली। अब ये जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है, आप ये लिख सकते हैं कंक्लूजन में। चौथा इसमें जो है ना वही है कि मेजर चेंज इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इन पोस्ट कोल्ड वार। तो एक तो जानते क्या है, आपको पता है कि जो कोल्ड वार था ना वो आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस था, लेकिन आज का जो वर्ल्ड है ना वो मार्केट लेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन चुका है। ये तो मेजर चेंज है। फिर मैंने भी जो है ना यहाँ पे फिक्स्ड पेस्टल अप्रोच लगा दिया कि आइडियोलॉजिकली में न्यू लिबरलिज्म बढ़ा पोस्ट कोल्ड वार के बाद, देख लीजिए WTO। फिर इकोनॉमिकली में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इससे कैपिटलिज्म बढ़ा। फिर देख लीजिए डिफरेंट इमरजेंस न्यू इकोनॉमीज आई, जैसे वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स आया है ना। एट द सेम टाइम जो है ना कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रही है, इंडिया चाइना, इंडिया रसिया, इंडिया यूएसए। तो सब क्या बता रहा है, यही तो है। दूसरी चीज़ कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएसए का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और रसिया का चाइना का राइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं कोल्ड वार 2.0। और फिर कोविड-19 जो है ना, इससे डी ग्लोबलाइजेशन भी आ गया, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। तो ये सब आपको लिखना था बेसिकली इसमें कि कैसे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है बेसिकली। आप लास्ट में लिख दीजिए कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना, इट लीड्स टू बोथ इंटीग्रेशन एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है ना, ये कैसे एक फैक्टर है यूएस रिलेशनशिप विद सोवियत यूनियन। तो आपको पता है कि जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है ना, ये टाइट कोल्ड वार में था, फर्स्ट फेज ऑफ कोल्ड वार जो 1962 में हुआ था। तो ऐसा बोला जाता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार को रोका, फिर ये न्यूक्लियर वार को रोका बेसिकली। हाँ, न्यूक्लियर क्राइसिस को रोका, क्योंकि उधर टर्की में यूएसए अपना वेपन लगाया हुआ था और यूएसएसआर उधर क्यूबा के पास है। तो जो है ना, इससे क्या है ना, बहुत सारे डिसआर्ममेंट ट्रीटी साइन हो गई है, जैसे PTBT, CTBT, साल्ट, एबीएम है ना। फिर इससे क्या है ना कि एक न्यूक्लियर वेपन के रूप में जो है ना एक डिटरेंस बन गया, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ये आप लिख सकते हैं। फिर हमको एक चीज़ और रियलाइज हुआ है कि अगर पावर से भी कोई ज़्यादा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वह है सर्वाइवल। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो पावर क्या करेंगे, तो लोगों ने ये रियलाइज़ किया है। मतलब एक न्यूक्लियर डिप्लोमेसी स्टार्ट हो गई यहाँ से बेसिकली, एक फैक्टर ये है। आपको यही लिखना था। कंक्लूजन में लिख दीजिए, जानते क्या है ना कि जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है ना, एक टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली बेसिकली। हाँ, जो हमको एक कॉशियस कोएग्जिस्टेंस अप्रोच की बात कर रहा है बेसिकली, ये आप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन सिक्स वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ना फ्लक्स में है, मतलब चेंज हो रहा है, इधर से उधर अप डाउन चल रहा है। तो इसके चक्कर में जो स्कॉलर्स है ना, उनका क्या क्या ओपिनियन है। तो आपको पता है कि कोई बोलता है यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि जो है ना, चूँकि भाई यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया, तो इसी जो है यूएसए जो है ना वो इमर्ज हुआ सुपर पावर, जिसको बोलता है डेनियल बेल। फिर कोई बोलता है जो है ना कि ये न्यू कोल्ड वार है, क्योंकि अभी भी रसिया के पास जो है ना मिलिट्री पावर है। कोई बोलता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि इसमें चाइना, जापान, इंडिया भी आ गए हैं। कोई बोलता है कि ये कोल्ड वार 2.0 है, क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है ना चाइना इमर्ज हुआ। तो देखिए अपना अपना ओपिनियन है। जोसेफ राय बोलते हैं कि कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया रसिया, इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए, ये सब चल ही रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो कोल्ड वार पहले वाला था ना, वो जियो पॉलिटिकल था, लेकिन आज का जो है ना जियो इकोनॉमिक था। ये चीज़ तो ज़रूर है, मानना पड़ेगा। तो देखिए आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो हाइब्रिड है, जिसमें हमको कोऑपरेशन भी है और कंपटीशन भी है बेसिकली, ये आप लिख सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है नाम, कि आज के टाइम पे नाम जो है ना रेलेवेंट है कि नहीं बेसिकली, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर समाप्त हो गया है। तो पहले है ना, पहले आपको लिखना चाहिए इररेलेवेंट है, फिर रेलेवेंट है। तो पहले रेलेवेंट कैसे है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अभी भी चाहिए भाई। अब देख लीजिए इंडिया ने क्या किया है रसिया यूक्रेन की मैटर में। फिर दूसरी चीज़ है ना कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्री है ना वो एक प्लेटफॉर्म सर्च कर रही हैं, और यहाँ पे इंडिया बन सकता है एज ए नाम। फिर वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करने के लिए, जैसे IMF वर्ल्ड बैंक को। चौथी चीज़ कि आज के टाइम पे मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी अलाइनमेंट चाहिए ही चाहिए, और नाम वो चीज़ बन सकता है। ये शिव शंकर मेनन का कहना है। और दूसरी चीज़ को वो वाला कोल्ड वार तो ख़त्म हो गया है, लेकिन न्यू कोल्ड वार तो स्टार्ट हो गया ना चाइना के साथ, तो वहाँ पे फिर नाम 2.0 तो ज़रूरत है ही।
काउंटर करने के नहीं भाई, नाम का पर्पस क्या था, बाइपोलैरिटी को अवॉइड करने के लिए। अब वो ख़त्म है तो उसको ख़त्म करो, इसलिए राजा मोहन बोलते हैं। फिर आज के टाइम में क्या है ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गए हैं, जैसे आसियान, ब्रिक्स, जिसमें दोनों कंट्री हैं, डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड। इससे क्या है ना कि उसकी रिलेवेंसी खत्म हो जाती है बेसिकली। फिर जैसे आप ये भी ले सकते हैं, तो क्या है कि हर कंट्री एक दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है, तो फिर नाम की क्या रिलेवेंसी है। इंडिया यूएसए के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, हर कंट्री के साथ है, इजराइल के साथ भी है ना, तो क्या रेलेवेंसी है। कंक्लूजन में आप ले सकते हैं, देखिए क्या है ना कि नाम का रेलेवेंसी अभी भी है, बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि इंडिया जो है ना एक इमर्जिंग पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है। हाँ, तो जो बहुत सारी जो वर्ल्ड है ना, या फिर इमर्जिंग कंट्री, वो इंडिया को एज ए पावर देख रही हैं। तो नाम जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है नाम एक इंडिया का अलायन बन सकता है बेसिकली, मतलब एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने का टूल बन सकता है। तो क्यों नाम का एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना कि इसमें यूएसए भी नहीं है और चाइना भी नहीं है, यानी नाम में सबसे पावरफुल कंट्री इंडिया ही है। इसलिए नाम जो है ना इंडिया ख़त्म नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम पे भी। ये इसका पॉलिटिकल रीज़न है बेसिकली, आपको बता दूँ। नाम आगे आने वाले टाइम पे भी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें यूएसए भी नहीं है और चाइना भी नहीं है, यानी इससे जो है ना इंडिया की पावर ऑलरेडी बढ़ जाती है। ये भी एक रीज़न है बेसिकली।